अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रहमान चौधरी आप लोगों की खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़हरा याकूब, पाकिस्तान की सबसे बाहिम्मत बेटी के साथ। नाज़रीन, हम किसी को भी नहीं बख्शते। पॉलिटिक्स में हो हमारा अपना ही एक झगड़ा है, हम दुनियादारी में हो, रिश्तेदार हो, बहन भाई हो, हम किसी को नहीं बख्शते। लेकिन हम सबसे बड़ा जुल्म जानवरों के साथ भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम इंसानों के साथ इस तरीके से दरिंदगी का सबूत देते हैं कि जब हमारी किसी के ऊपर नहीं चलती तो फिर हम दुनिया को दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े बदमाश हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूं। ज़हरा याकूब जो कि एक बाहिम्मत हैं और हर तरीके से अल्लाह ताला की आजमाइश का जो है वो अल्लाह ताला की आजमाइश पर पूरा उतरने की कोशिश कर रही हैं। दुआ गो हैं कि इनकी आजमाइश टले और अल्लाह ताला इनको जल्द अज जल्द तंदुरुस्त कर दे। एक स्टोर पर जाती हैं और वो शख्स इनके साथ बदतमीजी, इनके ऊपर लाखों रुपए का फ्रॉड डालने की कोशिश करता है और जब नहीं चलती तो अपना सब कुछ बोरिया बिस्तरा बंद करके वहां से चला जाता है। आखिर उस शख्स ने इनके साथ ऐसा क्यों किया? लम्हा फिक्रिया यह है कि हम इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि जहां हम 10 साल 12 साल 6 साल की बच्चियों के कान काट रहे हैं, उनको जिंदा लाशें बना रहे हैं, जिंदा लड़कियों को हम काट रहे हैं, वहां हम उन लोगों को भी नहीं बख्श रहे जो हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा स्ट्रांग, सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा जिनके हमने करीब होना है। आइए जानते हैं ज़हरा याकूब की यह कहानी कि आखिर उसके साथ क्या माजरा हुआ। ज़हरा, हमें तो मालूम ही नहीं था कि आप इतने लाखों रुपए की मालियत इकट्ठी कर रही हैं। आपने माशाल्लाह कोठियाँ भी बना ली हैं, गाड़ियाँ भी ले ली हैं, इतना फ्रॉड कर लिया आपने। अब तो लोग सड़कों के ऊपर आपको एक नए नाम से जानना शुरू हो गए हैं। क्या हुआ ये सारा माजरा? देखिए, पहली बात ये है कि मैंने अगर ये चीज़ करनी होती है, अल्लाह को जान देनी है। मैंने हमेशा अपने एक एक पल का, मैं हर इंसान को कहती हूँ कि मैं फ्यूचर का नहीं सोचती। मुझे आज का नहीं पता, मैं फ्यूचर का क्या बताऊँगी किसी को कि मैंने ये प्लान किए हैं। मैं अपने बलून्स लेने गई अपनी बर्थडे के लिए। उस मार्केट में एक शॉप थी, तो मैं जब एंटर हुई, मैं हर साल उन्हीं से लेती थी। एंटर हुई हूँ तो एंटर होते सार ही मैंने कहा, अंकल मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। पहले मैं जब फर्स्ट टाइम गई थी, बड़े प्यार से मुझे बेटी बेटी कह के पुकारा, मुझे गले लगाया, मुझसे मिले, मुझे इतना प्यार दिया। तो मैं जब एंटर हुई हूँ तो मुझे देखा तक नहीं। मामा ने पूछा कि आप भूल गए हैं? जी जी मैं भूल गया हूँ, जाएँ आप लोग। वो इतनी तेज़ी से बंदा बोला ना कि हमें कुछ समझ नहीं आई। उनका जो स्टाफ था वो कहता, बहना आपने कौन से नंबर के बलून लेने हैं? मैंने कहा मुझे 1 और 5 नंबर चाहिए। तो ना कहता, नहीं इनको कुछ नहीं देना, ये दोनों माँ बेटियाँ चोरनी हैं, ये फ्रॉडन है, निकालें इन्हें बाहर। खुद आया, आकर उसने बंदे ने इतनी ज़ोर से निकाला। कहता, तुम लोगों ने तो लाखों का माल खाया है मेरा। वो तो अल्लाह भला करे उस बंदे का, उसने मुझे बता दिया मैंने फ़ंड जमा किया था तुम्हारे लिए। और उस बंदे ने कहा, ये माँ बेटियाँ तो सालों से लोगों के पैसे चुराती आ रही हैं, अपनी बीमारी का नाम लेकर ये लोगों से फ्रॉड करती आ रही हैं, कैंसर का नाम लेकर ना कैंसर की रिपोर्ट दिखाती आ रही हैं, और किसी किसी को ट्यूमर का है, ब्रेन ट्यूमर है मुझे। तो मैं कहा, अंकल आप मुझे चैट दिखाएं। कहता, मेरे पास बहुत ज़्यादा चैट पड़ी हुई, मैं सब दिखाऊंगा पुलिस वालों को। मैं कहा, बुला लें पुलिस साहब, बुला लें, मैं वेट कर रही हूँ। तो अंदर चला गया। उसके बाद ना मैं पापा का वेट करती रही, क्योंकि मुझे तो पता था इस बंदे ने आप अकेली थी गई अंदर? मैं मामा के साथ। अब मामा के साथ? मामा को उसने गालियाँ दी हैं। मामा को भी गालियाँ दी हैं? बिल्कुल, मामा को उसने गंदी गालियाँ दी हैं ये कहकर। तो मामा, जाहिर सी बात है हम पठान हैं, हम नहीं बर्दाश्त करते। मामा ने भी सुनाया। मामा ने कहा, अब तू बाहर निकल के दिखा, मैंने तुझे छोड़ूंगी नहीं, मतलब मैं तुझे चपेट ना मारे तो मेरा नाम भी ये नहीं। तो फिर उसके बाद वो बंदा सामने वाला बेचारा वो चेयर लेकर आया कि बुज़ुर्ग औरत हैं, चले मैं चेयर रख देता हूँ, बैठ जाएंगी, तो अब तक खड़ी रहेंगी वो। तो बेचारा चेयर लेकर आया तो फिर आ गया बाहर, चल लेकर जा चेयर, ये दोनों माँ बेटियाँ फ्रॉडन हैं, ये हैं वो हैं, इस तरह कहकर। वो बेचारा शरीफ इंसान था, वो चेयर ले गया। उसने कहा, क्या इससे मुँह लगना। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि जब हम खड़े रहे, पापा का वेट करती रही मैं। पापा ने दूर से आना था, करीब तो उनको है नहीं। तो फिर गार्ड को बुला लिया, जो मार्केट का गार्ड। वैसे नाज़िर, मुझे शर्म आ रही है और इस वक्त मैं जज्बाती भी हो चुका हूँ, इमोशनल भी हो चुका हूँ कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपने किसी ने आपके साथ धोखा कर दिया है, फ्रॉड कर दिया है, तो उसका क्या ये तरीका है कि अगर कोई आपके घर में आए और फिर आप उसको दिखाएं कि आप कितने बदमाश हैं, आप कितने तुमड़ खां हैं, आप किसी की भी तजलील कर सकते हैं, और जब आप उसी दुकान से उसी घर से बाहर निकलते हैं तो इलाके का कुत्ता आपको मुंह नहीं लगाता, और उस वक्त आप ये कहते फिरते हैं कि यार मेरी तो अपने घर भी ची इज्जत नहीं की। तो हम सब लोगों को चाहिए कि एटलीस्ट इस कहानी को सुनने के बाद हम किस तरफ हमारी सोसाइटी जा रही है। अच्छा ज़रा, वाले साहब जब आए तो फिर क्या हुआ? तो फिर उन्होंने गार्ड को बुला लिया। वो गार्ड एक यंग लड़का था,
तो उसके सामने भी बदतमीजी करने लगा। मेरी तस्वीर खींच ली उस बंदे ने ना, जो ओनर था ना जो मेरे से बदतमीजी कर रहा था ना, दुकानदार, उसने मेरी तस्वीर खींच ली। कहता मैं यहाँ पे पोस्टर लगवाऊंगा इनको, और पूरा मार्केट जानती है सब वगैरह, दोनों माँ बेटियों को। ये लफ्ज भी बोले? ये भी बोले, से गंदी गंदी गालियाँ भी बोली हैं जो मैं ले भी नहीं सकती यहाँ पर, क्योंकि मैं लोगों के सामने नहीं लेना चाहती। ज़ाहरा, जिस वक्त वो वालिदा को गालियाँ दे रहा था, चलो इंसान अपने लिए बर्दाश्त कर लेता है, माँ बाप को जब कोई अपने औलाद के सामने गालियाँ दे, माँ उस वक्त तो औलाद का बस नहीं चलता, तो किस तरीके से आपने अपने जज्बात को रोका? कौन कौन सी चीज़ों को एक्टिव किया? अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन को एक्टिव किया, या उस वक्त कुछ और जज्बात थे आपके? अपनी तरबियत को ख़राब नहीं करना चाहती थी। मैंने बस यही कहा, मैंने कहा आप अपनी तरबियत दिखा रहे हैं, आपकी माँ की ये तरबियत है। मैंने कहा जाएं दफ़ा हो यहाँ से, अपनी माँ को जाकर सुनाएं ये बातें। जाहिर सी बात है, माँ के सामने, माँ के लिए कोई इस तरह बोले तो बच्चा तो नहीं चुप रहता। और माँ भी वो होगा जिसने, जो आपको खुद पता है कि मेरी माँ कैसी है। मेरे पास कोई हथियार नहीं था उस टाइम। अगर छुरी होती तो मैं उसका हाथ काट देती, हाथ पे मार देती छुरी। मैं अगर पुलिस आ जाती, पुलिस को कह देती मैंने सेल्फ डिफेंस में मारा है इसको, मैं कह सकती थी, क्योंकि ये मेरा हक था। वो बंदा जिस तरह चढ़ाई कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था। फिर जब वो आया, गार्ड ने आके कहता है मैं इसकी तस्वीर सारे ना लगाऊंगा, यहाँ पर मार्केट में लगाऊंगा। तो गार्ड ना आगे बढ़ रहा है, वो गार्ड पीछे कर रहा है, कहता है जाएँ आप अंदर जाएँ। गार्ड ने कहा कि बहना आंटी आप ना हमारे साथ चलें, सेव, ये बंदा ना कुछ भी कर सकता है। यानी कि वो सारों ने आपकी इज्जत की, इसका मतलब है वो बंदे को कोई जहनी प्रॉब्लम था, वो घर से लगता है बीवी से गालियां खा के आया होगा। ऐसी बात नहीं है, उसके साथ भी अगर किसी ने धोखा किया है ना मेरे नाम धोखा करने का कोई ये तरीका थोड़ी है कि आप उसको जब मिल जाए तो उसकी तजलील शुरू कर दें। धोखा जब होता है, आप डायरेक्ट सबसे पहले आपको अप्रोच तो करे, उसने आपके साथ राब्ता तो करे। जब आपके साथ राब्ता करे, फिर उसके बाद पता चले कि यार इन्होंने फ्रॉड किया है। हो सकता है जो वीडियोस के ऊपर अपने नंबर लगा के आपके नाम पर पैसे लेते रहे हैं, उसमें आपका तो कसूर ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपको ऑन द स्पॉट जाकर ये बातें पता चली हैं। बिल्कुल। मैंने हमेशा जब भी मैंने उनके पास जाना होता था ना साल बाद, तो मैं मैप से नंबर निकालती हूँ, क्योंकि मेरे पास नंबर सेव नहीं होता। मैप से उस शॉप का नंबर निकालती हूँ, नंबर निकाल के फिर उन्हें मैसेज करती हूँ, और वो भी SMS पे। बर्थडे हो गई आपकी? नहीं अभी नहीं है, कब है? 2 महीने बाद, नवंबर में। तो इतनी देर पहले ले लेंगी? मैंने कहा बीमार रहती हूँ, कोई पता नहीं मेरा जाना ना हो दोबारा वहाँ पर। अच्छा। तो इस वजह से मैं लेकर रख लेती हूँ। वालिद साहब ने आकर फिर जब इकट्ठा किया, पुलिस को मौके पे बुलाया? पुलिस को मैंने कॉल की, पुलिस को 2 बड़ी कॉल की। वो कहते जी हम एक मारपीट में लगे हुए हैं, तो हम ना आ नहीं सकते हैं, तो 1 घंटा लगेगा हमें आने में, आप इंतज़ार कर सकती हैं तो उन्होंने आपसे मौका पूछा होगा कि यहाँ मुझे गालियाँ निकाल रहे हैं, इस वजह से फिर आगे का मुद्दा पूछा था कि क्या हो? उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि आप कहाँ बैठी हैं। मैंने उनको जगह बताई भी, फिर भी बार बार कह रहे हैं कौन सी जगह, ये करते रहे। उन्होंने नहीं बात को सही समझा, मुझे बार बार एक नाम लेते रहे, मुझे नहीं सही करंट लोकेशन पता थी। अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि आपका जो मार्केट का करता धरता है, उस तक आपने सोचा कि मैं उसको अप्रोच करूंगी इस बंदे के खिलाफ, क्योंकि हर मार्केट में कोई सदर होता है? नहीं, मुझे इस चीज़ का कोई नहीं था, मुझे नहीं पता था। आपको ये नॉलेज नहीं है? नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब क्या सूरत हाल है? घर आई इस सारी तकलीफ में, वहां से निकली, क्या सोच रही थी पूरे रास्ते? क्या सोचती आई हैं, किससे बातें करती आई हैं? पूरे रास्ते जाहिर सी बात है, अल्लाह के साथ इंसान का कनेक्शन होता है ना, दिल से इंसान के चुप हो जाता है। उस वक्त मैं चुप इख्तियार कर ली थी और सिर्फ अल्लाह से बात करती कि अल्लाह मैं हमेशा से लोगों को हिम्मत दिलाती आई हूँ। मैं हॉस्पिटल में भी एडमिट हुई हूँ, मुझे किसी ने कहा मैंने इंटरव्यू लेना है, मैंने उनको वहाँ पर भी बुलाया कि आप यहाँ आकर भी ले लें, ताकि लोग देखें कि वो बीमार हालत में भी इंटरव्यू दे रही, और हिम्मत बढ़े लोगों की। मैंने उनको हिम्मत दिलाने के लिए और किया। मैंने कहा आज मैं कमज़ोर पड़ गई हूँ अल्लाह, लेकिन तू तो बहुत ताकतवर है, तू जानता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। जिन लोगों ने आपकी वीडियोस बनाई, अपने व्यूज़ लिए, हम भी शामिल हैं उसमें, अपना बिजनेस किया, डॉलर्स कमाए, यूट्यूब पे, फेसबुक पे मिलियंस में व्यूज़ गए, उन लोगों को जब आपने अप्रोच किया, किसी ने आपसे रब्ता किया, किसी ने आपका इंटरव्यू किया? अभी तक एक भाई करके गए हैं, उसके बाद अब आप कर रही हैं ये इंटरव्यू सवाल। यानी कि वो तमाम लोग जो मिलियंस व्यूज़ के ऑनर हैं, सो कॉल्ड, जो करोड़ों रुपया, लाखों रुपया कमाते हैं, सोसाइटी में उनका नाम है, कोई नहीं आया? नहीं, मैंने सबको बात तो बताई थी, 2-3 ने मुझे बहुत अच्छे से, जो मुझे जानते हैं, उन्होंने मुझे कहा भी है। ज़रूरत पूरी होगी ना, वो आपकी वो जो एक चाम था, वो मदद के लिए कोई वक्त पर नहीं पहुंचता। ज़रा उस शख्स के नाम कोई पैगाम देना चाहो। मैं चाहता हूं कि इस वक्त आपको सारी दुनिया देख रही है और सारी दुनिया आपके साथ खड़ी है, क्या पैगाम देना चाहोगी आंखों में आंखें डाल के? भाई आपके साथ बैठा आपका, जिसने किया ये सब। हाँ जी।
बस उनको ये कहना चाहूँगी कि एक दफ़ा आप मुझे बताते तो आप मुझे क्लियर करने देते उस बात को। आपने तो चढ़ाई की है, वज़ाहत तो देने का मौका ही नहीं दिया मुझे। आप मुझे एक बारी मौका देते, मैं बताती अंकल जी मैं हूँ ही नहीं, ना ही मुझे ऐसी कोई बीमारी। आप मेरे इंटरव्यू निकाल कर देख लें, मैंने कभी जानलेवा बीमारी का नाम ही नहीं लिया। मेरी ये मैदे की बीमारी है, वो भी आर्ज़ी है, और जानलेवा बीमारी मुझे है ही नहीं। क्या कहना है इसको? अब छोड़ना है, माफ करना है, अल्लाह पे फैसला छोड़ना है, क्या कहना चाहती हैं? कहें। बस ये कहूँगी कि अल्लाह हिदायत दे, और अल्लाह पे छोड़ दिया मैंने। लेकिन आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अगर मेरे नाम से कोई भी आपको मैसेज करता है या ये कहता है मैं ज़हरा बात कर रही हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, उसकी बातों में ना आएँ। अच्छा, मैं अपने तमाम तर नाज़रीन से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमने ज़ारा से काफ़ी मरतबा पूछने की कोशिश की है कि वो मार्केट कौन सी है, वो सोसाइटी कौन सी है, बंदे का नाम क्या है, हमें पिक्चर्स चाहिए। इनके पास वो डिटेल्स मौजूद हैं, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली इस वजह से नहीं बता पा रही कि बड़े सख्त लोग हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ, डाडे लोग ने, छड्डन के नहीं बूहे ते भी आके अंदर वड़ जाएंगे। और हमारा मुआशरा तो आपको पता ही है, तमाशा देखता है, और उन्होंने कोई तस्दीक नहीं करनी, उन्होंने वही मान लेना है जो ताकतवर बंदा करता है। हम चाहेंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म से ज़ारा की आवाज़ ऐवानों तक पहुँचे। खुदारा इससे पहले के गैर मुल्की जो NGOs हैं वो इसके ऊपर, ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऊपर कोई एक्शन लें। आप खुद एक्शन लें। आपको चाहिए कि इलाके का, मुआशरे का हर शहरी, वो किसी भी सूरत हाल में है, मुल्क पाकिस्तान का शहरी है, उसकी हिफाजत का ज़िम्मा आपके ज़िम्मे है। आप लोग टैक्स लेते हैं, आप लोग, मैं कहता हूँ जबरी टैक्स लेते हैं, जिस तरीके से इस वक्त बिलों की सूरत हाल है। लेकिन फिर भी हम लोग अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करवाते हैं, लेकिन फिर भी मुल्क पाकिस्तान की खातिर टैक्स ज़रूर देते हैं। और उसका जो रिबट है वो ये है कि हमारी हेल्प की जाए, हमें सिक्योरिटी दी जाए। अगर सिक्योरिटी नहीं दे सकते, एटलीस्ट इज्जत ही दे दें। और तो आप लोगों के पास कुछ है नहीं देने के लिए, लेकिन रिस्पेक्ट भी नहीं दी जा रही। इजाज़त चाहूँगा नाज़रीन, अल्लाह निगहबान।